हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं कुलदीप शर्मा एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बड़े अच्छे से हमारी क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है ऑनलाइन आपके साथ पढ़ने में। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी क्लासेस लाइव भी हो, ताकि आप हमसे बिल्कुल एकदम वर्चुअली, फिजिकली तो नहीं पर वर्चुअली हम आपके बीच में आकर आपसे रूबरू हो सकते हैं। तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में और आइडियल सॉल्यूशन में मेन डिफरेंस जो आपने कल देखा था वो डिफरेंस था कि आइडियल सॉल्यूशन की जब आप बात कर रहे थे वो सॉल्यूशन आपके हर चीज़ को फॉलो कर रहा था। यानी जब आप राउल्ट लॉ की बात करते हो तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता था। एंथैल्पी की वगैरह बात करी थी आपने, उसको भी उसने फॉलो किया था। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का चाहे वॉल्यूम ले लो या एंथैल्पी ले लो या उसका वेपर प्रेशर ले लो, दोनों का सम जब आप करोगे तो सॉल्यूशन के टोटल के इक्वल आ रहा था। बट जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे उसमें आपने देखा था कि जो भी मतलब चाहे वेपर प्रेशर की बात करो, एंथैल्पी की बात करो या वॉल्यूम या फिर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करो, आप कुछ भी इक्वल नहीं था। यानी मैक्सिमम यानी ज़्यादा भी हो सकता है उनसे, उनके सम से, या उनके सम से वो कम भी हो सकता है। तो उसी बेसिस पर हमने बात करी थी कि अगर ज़्यादा हो तब क्या होगा, अगर वही वैल्यू टोटल सॉल्यूशन की अगर कम हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम से तब क्या होगा। तो उसी बेसिस पर हम जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं उसमें दो तरीके से डेविएशन होता है, यानी हटके चलते। एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि जो आइडियल सॉल्यूशन होना, आइडियल बिहेवियर होना चाहिए उस सॉल्यूशन का, वो न होकर के कुछ डेविएशन शो करते हैं। तो वो डेविएशन शो कैसे करते हैं, दो तरीके से हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। इसको भी हम डिफरेंस में ही पढ़ेंगे। एक होता है आपके पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है आपके, उसको हम कहते हैं यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। तो हम बार बार वही बात कर रहे थे कि इक्वल नहीं है तो क्या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो बस आपको उसी चीज़ को दिमाग में यहाँ रखना है। अगर ज़्यादा हुआ तो वो चीज़ आएगी आपके पॉजिटिव डेविएशन में, अगर आपके कम हुआ तो वो चीज़ आएगी आपके नेगेटिव डेविएशन में। ओके, तो इसको भी हम डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। जो नंबर फर्स्ट डिफरेंस की अगर आप बात करोगे राउल्ट्स लॉ की, राउल्ट्स लॉ में कल आपने देखा था जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो टोटल वेपर प्रेशर आ रहा था वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम के इक्वल नहीं था। इक्वल नहीं था तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हुआ तो वो आपके किसकी कैटेगरी में आएगा, पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में। यानी अगर आप सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर की बात करो तो उसका सम हमेशा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी का जो सम होगा उससे हमेशा वो क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। यानी कल जब हम बात कर रहे थे आपने देखा होगा कि जो पी ए था आइडियल सॉल्यूशन में, जब आप बात करते थे ये पी ए इस पी ए नॉट एक्स ए के इक्वल आता था। बट जब पॉजिटिव डेविएशन की आप बात करोगे इस पी ए की वैल्यू इस पी ए नॉट एक्स ए से मैक्सिमम आएगी। उसी तरीके से अगर आप पी बी की बात करो तो जब आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये चीज़ पी बी नॉट एक्स बी के इक्वल आती है। बट जब हम यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब ये जो पी बी की जो वैल्यू है वो इस पी बी नॉट एक्स बी से ज़्यादा आने वाली है। अगर ये पी ए और पी बी इस पी ए नॉट एक्स ए और इस पी बी नॉट एक्स बी से अगर ज़्यादा है तो आपको पता है इन दोनों का सम भी फिर इन दोनों के सम से यहाँ से क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। इस वजह से हम कह देते हैं यहाँ पर जो टोटल वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के सम से ज़्यादा होता है। इस वजह से आप इसको लिखते हो पॉजिटिव डेविएशन की कैटेगरी में। अगर इसी पॉइंट को आप नेगेटिव डेविएशन में अगर बात करो तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव डेविएशन में ये जो पी ए की वैल्यू थी इधर, अगर आप इधर पी ए की बात करो तो ये वैल्यू नेगेटिव यानी लेस देन आने वाली है पी ए नॉट एक्स ए से। उसी तरीके से ये जो पी बी की जो वैल्यू होगी यहाँ से वो इस पी बी नॉट एक्स बी से कम आने वाली है। अगर ये पी ए इस पी ए नॉट एक्स ए से क्या है, लेस देन है, उसी तरीके से ये भी लेस देन है, तो आपको पता है जो टोटल वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का वो भी क्या आने वाला है, इन दोनों के सम से लेस देन आने वाला है, पी बी नॉट एक्स बी।
तो ये जो पहला पॉइंट था आपका वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, आप कह सकते हो कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के सम से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन, अगर कम हो जाता है नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव डेविएशन। ये पहली बात थी आपके राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर की बात अगर हम करते हैं। फिर जो आपके सेकंड पॉइंट आता है वो हमने कल बात करी थी वॉल्यूम की, कि आइडियल सॉल्यूशन में हमने देखा था वो वॉल्यूम इक्वल आ रहा था, और नॉन आइडियल में देखा था आपने जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम था वो इक्वल नहीं आ रहा था। तो इक्वल नहीं है तो एक बार फिर से ज़्यादा है या कम है उस बेस पर आप देखोगे। सेकंड पॉइंट, अगर आप यहाँ बात करोगे वी टोटल की, तो वो जो वी टोटल है सॉल्यूशन का वो यहाँ पर आपको पता है सीधी सी बात है वी ए प्लस वी बी के सम से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ए का मतलब आपको समझ जाना है सॉल्वेंट का वॉल्यूम, और सॉल्यूट के वॉल्यूम को जब आप ऐड करोगे तो जो टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बनेगा वो आइडियल में इक्वल आता था, पर अगर नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन की बात करोगे तो ये जो टोटल वॉल्यूम है थोड़ा बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है उस वजह से, ठीक है। अगर इसी को आप नेगेटिव डेविएशन में अगर आप यहाँ से आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको पता है सीधी सी बात है जो टोटल वॉल्यूम होगा वो वी ए और वी बी का जो सम होगा उससे क्या आने वाला है, यहाँ पर कम आने वाला है, ठीक है। तो ये आपके वॉल्यूम की बात हुई, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ से। थर्ड पॉइंट जब हम बात कर रहे थे एंथैल्पी की, कि हमने बात करा था जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपके जो वॉल्यूम मतलब जो टोटल सॉल्यूशन आपका है उसकी जो एंथैल्पी है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के सम की इक्वल नहीं थी। तो मैंने कल आपको कहा था अगर इक्वल नहीं है यानी डेल्टा एच वहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको पता है जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव डेविएशन में बात करोगे तो पॉजिटिव आएगी, और आपको पता है जब किसी प्रोसेस में डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव आता है, आप उस जो प्रोसेस हो रही है उसको बोल सकते हो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी उस प्रोसेस के लिए आपको एनर्जी लगेगी यानी हीट लगेगी, ठीक है। तो आप यहाँ बात कर सकते हो पॉजिटिव डेविएशन में जो एच टी की जो वैल्यू होगी यानी टोटल एंथैल्पी वो एच ए प्लस एच बी से क्या आने वाली है, ज़्यादा आने वाली है। इसीलिए जब आप इसकी एंथैल्पी में से इनके सम को माइनस करते हो तो जो डेल्टा एच आपको यहाँ पर मिलता है वो आपको मिलता है पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब आप बता सकते हो कि जो प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव डेविएशन, कौन सा प्रोसेस आप बता सकते हो, एंडोथर्मिक, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर नॉन या नेगेटिव डेविएशन की आप बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो जो आपके एच टोटल है वो लेस देन होने वाला है ए और बी के सम से, यानी कि अगर ये चीज कम है इन दोनों के सम से तो आपको पता है जब हम स्मॉल वैल्यू में से लार्ज वैल्यू को माइनस करते हैं जो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी जो आएगा आपके वो नेगेटिव आंसर आने वाला है। और जब जब आपके डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव है इसका मतलब आप समझ सकते हो वो प्रोसेस आपके एक्सोथर्मिक होने वाला है, यानी हीट यहाँ पर रिलीज होती है, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट जो डिफरेंस की अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की। कल जब हमने आइडियल सॉल्यूशन में बात करी थी हमने कहा था सॉल्वेंट जब तक आपका अलग है तो ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, सोल्यूट आपका अलग है बी के बीच में, बट जैसे ही आप दोनों को मिक्स करते हो और ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, आइडियल की बात करते तो आप कहते हो वो सब इक्वल थे, सब सेम थे अट्रैक्शन फोर्सेस, पर जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आप बात करते हो तो आपने कहा था सेम नहीं होगा, यानी ए और बी में जो अट्रैक्शन फोर्स है मिलाओगे उन दोनों को यानी मिक्सर बनाओगे तब आप देखोगे या तो ज़्यादा हो सकता है वो अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों के अट्रैक्शन फोर्सेस से, या कम हो सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी तक जो आपने स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स यहाँ पढ़े, आपने सब में देखा जो सॉल्यूशन की चाहे वॉल्यूम की बात करो, एंथैल्पी की बात करो या वेपर प्रेशर की बात करो, वो हमेशा ज़्यादा आई है, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन की बात करो तो वो हमेशा सॉल्वेंट और सॉल्यूट से कम आई है। बट जब आप इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की अगर बात करो फोर्थ पॉइंट में अगर आप बात करो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की, तो आपको पता है ये जो
ए यानी सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में जो आपके यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो, और बी मतलब सॉल्यूट, और ये जो सॉल्यूट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, उससे जब आप दोनों को मिक्स करके जब कोई सॉल्यूशन बनाओगे और उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा, सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट, तो नॉन आइडियल में हमने बात करी थी कि जब आप सॉल्यूशन बना दोगे तो वो फोर्स इक्वल नहीं होने वाला, इक्वल नहीं है तो ज़्यादा है या कम है। खास बात आपको पॉजिटिव डेविएशन में यह ध्यान रखनी है, जो फोर्थ पॉइंट है इसमें एक खास बात ये है कि ए बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों के बीच में जो लग रहा है, यानी ए के बीच में और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। पॉजिटिव है, बाकी सब में आपने देखा ज़्यादा हो रहा था, पर जो ए बी के बीच का यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो यहाँ कम लगने वाला है, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो फिर भी। ध्यान रखने वाली बात आपके यही थी, यानी ये जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो लेस देन दैट ए एंड बी। ओके, यही आपको ध्यान रखना है। ए और बी के बीच में जो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा उससे कम लगता है यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। ओके, इसी तरीके से जब आप नेगेटिव डेविएशन की अगर बात करो फोर्थ पॉइंट में, तो यहाँ आप कह सकते हो ए के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो, बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो, अगर कहीं इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्सेस से आपके ए और बी के बीच में यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या आ जावे, ग्रेटर देन आ जावे। ठीक है, ध्यान रखना आपको, वो लेस देन था, ये आपके यहाँ क्या चलेगा, ग्रेटर देन। दैट ए एंड बी। जैसे कि एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, यहाँ पर कहीं साइड में यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको कि आप देखोगे ए के बीच में अगर वही कल हमने 50 लेकर चले थे और बी के बीच में भी अगर 50 है, बट कहीं जब आप ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स की बात करो, यानी जब दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तब अगर आप बात करते हो कि अगर ये अट्रैक्शन कम होकर कितना हो जाता है, 40 हो जाता है, ज़्यादा नहीं, दोनों से ज़्यादा नहीं, दोनों से कम हो जाता है, तो उसको आप किस में रखोगे, पॉजिटिव डेविएशन में। बट अगर कहीं ये ए बी जो है आपका 60 हो जाता है, ये तो आपके पॉजिटिव डेविएशन में, और अगर ये 60 हो जाता है यानी दोनों के अट्रैक्शन फोर्स से ये ए बी जो 60 है वो ज़्यादा हो गया है, तो वो आपके किस में आएगा, नेगेटिव डेविएशन की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में आप डिफरेंस कर सकते हो। एक चीज़ और है, यहाँ ग्राफ के थ्रू भी हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्राफ और बना देते हैं कि ग्राफ की बात करें अगर, ग्राफ कल भी हमने बनाना सीखा था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसी तरीके से यहाँ ग्राफ बनेगा। तो ये कंडीशन कल हम भी एक्सप्लेन कर चुके थे, यहाँ पर एक बार फिर से अगर बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि जब आप सॉल्यूशन बनाते हो उसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करो XA = 1 और XB = 0 की बात करोगे, इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी ओनली उसमें सॉल्वेंट है, आपने सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं किया है।
अगर जब तक आप सॉल्यूट ऐड नहीं करोगे। अच्छा खास बात क्या है, कल जैसा ग्राफ बनाया था, मैं एक बार कल जैसा ग्राफ फिर से बना देता हूँ। चेंज कहाँ आएगा वहाँ बाद में बात करेंगे, पहले जब कल जैसा बनाते थे अगर उसकी बात करें, आपको पता है जब ओनली सॉल्वेंट है तो आपको पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट में से अगर वेपर प्रेशर की आप बात करो, प्योर स्टेट में आपने बात करी थी, अगर सॉल्वेंट की बात करें तो PA0 और सॉल्यूट की बात करें तो PB0। आपको पता है दोनों में से मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो वेपर प्रेशर होना चाहिए वो उसी का ज़्यादा होना चाहिए, तो उसी का होगा। तो अगर आप XA=1 की बात करो तो आपको पता है यहाँ पर PA0 होगा। उसी तरीके से XB=1 की अगर आप बात करो तो आपको पता है सॉल्यूट है ओनली, इसका कितना होगा PB0 होगा, बट उस PA0 से थोड़ा सा ये कम होने वाला है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप XA=1 से XA=0 की तरफ चलोगे, यानी जैसे जैसे आप उसमें एक तरीके से ऐसा कह सकते हो उसमें आप सॉल्यूट ऐड कराते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट उसमें ऐड करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन स्टार्टिंग में 1 था वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और इन द एंड लास्ट में आप क्या बात कर रहे हो कि XA=1 से आप किसकी तरफ जा रहे हो, 0 की तरफ। तो आपको पता है राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो प्रोपोर्शनली डिपेंड करने की वजह से वो जो वेपर प्रेशर है वो भी धीरे धीरे करके क्या होने वाला है, यहाँ पर डिक्रीज होने वाला है। तो इसकी जब हम बात करते हैं यहाँ पर यही होगा। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सॉल्यूट की बात करें, ये XB=1 यानी ये इसका मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे ये 0 की तरफ टेंड होगा तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा आपको पता है वो भी कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। और फिर हमने कहा था अगर आप इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हो यहाँ से तो ये आपका P टोटल बन रहा था कल, ठीक है। वही तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। अगर XA=1 की अगर आप बात करो तो आपको पता है ये PA0, ऐसे ही XB=1 की बात करोगे तो ये PB0, और जैसे जैसे ये XA=1 XA=0 की तरफ टेंड होगा आपको पता है इसका वेपर प्रेशर धीरे धीरे करके डिक्रीज होता हुआ 0 की तरफ। उसी तरीके से यहाँ से ये PB0 भी धीरे धीरे करके 0 की तरफ टेंड होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन है वो आपके डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होता है दोनों के सम को जो दिखाता है वो लाइन होगी, ठीक है। अब ये तो कल तक की बात हुई। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, हमने देखा था ये जो ग्राफ बन रहा है एक तरीके से आप कह सकते हो जो आइडियल सॉल्यूशन है, यानी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं ये चीज उनके लिए। बट जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में, तो आप देखोगे हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो ये जो PA होता है वो आपके ग्रेटर देन होता है इस PA0 XA से, ठीक है। उसी तरीके से जब आप नेगेटिव डेविएशन की बात कर रहे थे तो ये जो PA था आपका वो लेस देन था PA0 XA से, ठीक है। तो पॉजिटिव में आपको पता है ये चीज़ ग्रेटर देन होने की वजह से ही, अगर मैं आपको देखूँ कि PA वाली लाइन यही है, ये था जब PA इक्वल था PA0 XA के यानी आइडियल सॉल्यूशन में। बट जब नॉन आइडियल में आप पॉजिटिव डेविएशन की जब बात करोगे तो आप देखोगे ये जो PA की वैल्यू इस PA0 XA से कुछ ज़्यादा हो गई है। तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वैल्यू को आप कैसे शो करोगे, यानी ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से इस लाइन के, यानी जो PA0 वाली जो लाइन है अगर वैल्यू ज़्यादा है तो इसके ऊपर से जाता हुआ कुछ इस तरीके से 0 की तरफ टेंड होगा। यानी यहाँ से मैक्सिमम PA0 है, वहाँ से 0 की तरफ जाएगा तो इस वाली लाइन से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्योंकि वैल्यू आपको दिख रही है थोड़ा सा डेविएशन शो रहा है, यानी वैल्यू इसके जो PA0 XA है उससे थोड़ी क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। इसी तरीके से अगर आप PB की बात करो तो ये भी ग्रेटर देन था PB0 XB से। इसका मतलब PB वाली लाइन कौन सी है, ये, यानी जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन उसका डिक्रीज होगा, जाना तो 0 की तरफ है बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होते हुए 0 की तरफ चलेगा। यानी इसका जो ग्राफ होगा आपके ये यहाँ से 0 की तरफ आएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। और अगर आप P टोटल की बात करो, अच्छा ये वाली लाइन को आप दिखा सकते हो, इधर लिख सकते हो, ये आपका यहाँ पर PA है पॉजिटिव डेविएशन में, ये आपका PB है।
अच्छा, पी टोटल वाली लाइन कल यही थी जो दोनों के सम के इक्वल थी आइडियल में, पर अगर नॉन आइडियल की बात करोगे तो आपको पता है हम डिफरेंस कर चुके हैं, जो टोटल प्रेशर होगा वो भी दोनों के सम से क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से टोटल वाली लाइन भी इसी के ऊपर से निकलते हुए इधर आएगी, ठीक है। यानी इसको आप दिखा सकते हो पी टोटल ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, वही चीज़ आपको यहाँ दिखानी है। आइडियल तक तो वही चीज़, कोई चेंज नहीं। अब जब नेगेटिव डेविएशन की आप बात करोगे, वैल्यू पी ए की आप देखोगे तो इस पी ए नॉट एक्स से अब की बार ये कम है। यानी ये जो पी ए की लाइन कल हुआ करती थी, आज जब नेगेटिव डेविएशन की बात करोगे, अच्छा पॉजिटिव में देखा था तो आपने ये जो ग्राफ था ऊपर से जा रहा था, नेगेटिव डेविएशन में वैल्यू कम होने की वजह से ये जो ग्राफ है आपका नीचे से जाता हुआ किसकी तरफ टेंड होगा, यहाँ जीरो की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से जब आप पीबी की बात करोगे तो ये पीबी भी आपका पीबी नॉट एक्स बी से क्या है, यहाँ पर लेस देन है। इसका मतलब पीबी वाली ये जो लाइन है वहाँ पर जो कल आइडियल में हुआ करती थी, पर नेगेटिव में जब बात करोगे तो इसकी वैल्यू, इस जो ग्राफ निकलेगा वो यहाँ से नीचे से निकलता हुआ कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ टेंड होगा। ये हो गया आपका पी ए, ये हो गया आपका पी बी। अच्छा, पी टोटल वाली लाइन आपकी यही है। अगर पॉजिटिव की बात करी थी तो जो टोटल ऊपर से निकला था, अगर नेगेटिव बात करोगे तो ये जो टोटल वाली लाइन है आपके इसी तरीके से जाएगी। इसको आप क्या शो कर सकते हो यहाँ पर, पी टोटल लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल वाला जो ग्राफ था उसी में थोड़ा सा चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो आपको पता है वो वैल्यू ज़्यादा होने वाली, इसका मतलब ग्राफ उस लाइन से ऊपर से निकलेगा। अगर नेगेटिव की बात करोगे तो वो वैल्यू जो है कम होने वाली है, तो आपको पता है ग्राफ नीचे से निकलेगा, पर जाना हमेशा वहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करोगे तो आप कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, कुछ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन के साथ आपसे कुछ एग्जाम्पल मांग लेते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन में अगर आइडियल सॉल्यूशन की आप बात करो तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं यहाँ पर जो आपके काम के, जैसे कि हेक्सेन प्लस हेप्टेन क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन आपको इनमें से कुछ भी अगर एग्जाम्पल याद रह जाता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप और एग्जाम्पल की बात करो, जैसे कि बेंजीन प्लस टॉलोइन, तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके आइडियल सॉल्यूशन के। अगर आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करो तो उसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो दो बेसिस पर पढ़ेंगे, है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कैसे, पहला हमने पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हम पढ़े थे यहां पर नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन के अगर कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर आप बात करो एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, सेकंड एसीटोन प्लस इथेनॉल, उसी तरीके से इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, पर आपको एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको एक दो एग्जाम्पल भी याद आ जाते तो डेफिनेशन के साथ आपसे ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन की यहाँ बात करूँ तो क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन अगर नेगेटिव में और एग्जाम्पल की बात करो तो आप वाटर यानी H2O प्लस नाइट्रिक एसिड जो होता है आपका HNO3,
इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी एग्जाम्पल है इसके एसीटोन प्लस एनिलीन जैसे, बट आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल भी अगर याद रह जाते हैं तो अच्छा रहेगा। इस तरीके से आज का जो हमारा आइडियल और नॉन आइडियल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो था वो कंप्लीट होता है। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है एक छोटा सा, वो और कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद कल से बिल्कुल न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्टिविटी। छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल नया, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। अगर इस टॉपिक की मैं आपके सामने बात करूं तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एक्टिविटी क्या होती है और क्या होता है ये आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो मैं आपके सामने सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो, यानी उसमें जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को आप किसी एक्वस सॉल्यूशन में आप ऐड करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो, फिर आप देखते हो कि उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, आयनाइजेशन होता है, ठीक है। अब किसी सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन होता है तो जैसे आप वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनोड और कैथोड लगाते हो तो आपको पता है वो जो आयंस बनेंगे, आपको पता है कैटायन जो पॉजिटिव है तो वो आपको पता है कैथोड की तरफ मूव करने वाला है, और उसी तरीके से जो आपका एनायन है नेगेटिव है तो आपको पता वो किसकी तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी आपके एनोड की तरफ मूव करेगा। तो उसी पर बेस्ड आपकी ये टॉपिक है बिल्कुल पूरी तरीके से, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये दो कोई भी इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, अगर आप इसको नेगेटिव लेते हो ये पॉजिटिव, तो जो पॉजिटिव एंड से बैटरी का जुड़ा होगा उसको आप एनोड बोलते हो, और जो नेगेटिव टर्मिनल से होगा उसको आप कैथोड बोल सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका कोई भी सॉल्वेंट है अगर जिसमें ये आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इसमें आपने क्या किया हुआ है, कोई इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि मैंने माना यहाँ पर ए बी आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ओके। इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट को जैसे ही आप इस सॉल्यूशन में डालोगे तो आपको पता है उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होना है, वहाँ पर आयनाइजेशन होना है, यानी वो अपने एनाइंस और कैटाइंस में क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा, ए प्लस एंड बी माइनस, ठीक है। तो आपको पता है इसमें जो आयंस होंगे ए प्लस या बी माइनस, जो पॉजिटिव आयन है कैटायन वो आपको पता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिव आयन यानी कि एनायन वो आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करने वाला है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कैथोड और एनोड की हेल्प से यहाँ पर कैटायन और एनायन की डेफिनेशन भी दे सकते हो। आप सिंपल कह सकते हो कि जो आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करता है उसको आप क्या बोल सकते हो, कैटायन, और जो आयन एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है उसको आप सिंपल क्या बोल सकते हो, एनायन बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट से रिलेटेड, ये चीज़ तो आपको पुराना नॉलेज है, ध्यान होगा। इसी में हम आगे बढ़ते कि जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट का आपने डिसोसिएशन कराया तो इसका आप यहाँ पर एक बार डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लो के अकॉर्डिंग टू आरएनएस। आप अच्छे से जानते होंगे कि जो यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, अगर आप निकालोगे तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट में आपको यहाँ आयंस नज़र आ रहे होंगे, इन आयंस की जो कंसंट्रेशन है, अगर ए प्लस की बात करो तो वो और बी माइनस की बात करो तो वो, उन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन का आपको प्रोडक्ट कराना है अपॉन जो रिएक्टेंट है आपका इलेक्ट्रोलाइट ए बी, उस ए बी की कंसंट्रेशन, ठीक है। किसी का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको निकालना, आप इस तरीके से निकाल सकते हो, प्रोडक्ट में जो भी बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्ट जो है आपका रिएक्टेंट्स उसकी कंसंट्रेशन आप ले लो यहाँ पर, ठीक है।
तो इसमें जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर उस सब्सटेंस की जो कंसंट्रेशन है एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट एक तरीके से जनरली हम सबसे ज़्यादा यहाँ मोलरिटी का यूज़ करते हैं। आपने कल देखा होगा कंसंट्रेशन हमारे पास कई तरीके की थी, पर जब सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में तो वो बात होती है यहाँ मोलरिटी की। ठीक है, इसको कंसंट्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाना हो तो C कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस, बीच में प्रोडक्ट के लिए आप डॉट लगा सकते हो, फिर C कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं जो एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस K को लेकर। आपको पता है ये कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। बट आप क्या देखते हो, अगर आप इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, यानी आप कह दो कि उस सॉल्यूशन की अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, इलेक्ट्रोलाइट आप अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पुट करते हो, ऐड करते हो, तो आप देखोगे वो आयंस भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। अगर आयंस ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे तो उनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। यानी आप ऐसा कह सकते हो कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो K की जो वैल्यू है कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, K की वैल्यू भी साथ साथ इंक्रीज होगी। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये एक आइडियल कांस्टेंट है? आइडियल कांस्टेंट के लिए तो जरूरी है कि उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे। तो आपको इसी को इस टॉपिक की हेल्प से समझाना है यहाँ पर कि कैसे ये K की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्या जब आप A प्लस B माइनस या इस AB की कंसंट्रेशन लेकर चलोगे C, उसकी हेल्प से आप इसको कांस्टेंट प्रूफ कर सकते हो क्या? नहीं। जब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जब आप इस टॉपिक में यहाँ पर K की बात करोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, अगर आइडियल कांस्टेंट प्रूफ करना है तो आपको इसकी वैल्यू कांस्टेंट दिखानी पड़ेगी, चाहे आप कंसंट्रेशन सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट है कितनी भी चेंज कर लो। जब आप नॉर्मली कंसंट्रेशन की बात करोगे, आप कहोगे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ये चीज़ इंक्रीज होगी, तो K की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होने वाली है? इंक्रीज होगी उसके साथ। ठीक है, बट हमको यहाँ इंक्रीज होता हुआ नहीं, हमको K को यहाँ कांस्टेंट दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंसंट्रेशन वर्ड यूज न करते हुए वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, जब तक आप कंसंट्रेशन वर्ड को यूज करोगे तो आप K को कांस्टेंट नहीं दिखा सकते। आपको अगर K को कांस्टेंट दिखाना है तो आप वर्ड यूज करोगे यहाँ इफेक्टिव कंसंट्रेशन, उसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको कंफर्म हुआ कि हाँ चलो ठीक है, अगर K को कांस्टेंट दिखाना है तो हम कंसंट्रेशन न बोलकर इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी एक्टिविटी की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि एक्टिविटी या ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन है क्या। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि थ्योरेटिकली अगर आप देखो जो कंसंट्रेशन है, आपको जैसे कि मैंने माना इसके अंदर 10 NaCl के मॉलिक्यूल्स आपने ले रखे हैं। ठीक है, तो वो 10 NaCl डिसोसिएट होगा 10 Na प्लस में और 10 Cl माइनस में। तो आप देखोगे कि यार ये जो 10 Na प्लस है वो किसकी तरफ मूव करेंगे? इस कैथोड की तरफ। और जो 10 Cl माइनस वहाँ से बनेंगे वो आपको पता है किसकी तरफ मूव करेंगे? इस एनोड की तरफ। और आपको अच्छे से पता है जब कोई आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है तो वो करंट फ्लो करता है। ठीक है, अपने साथ करंट कैरी करता हुआ ले जाता है। तो पर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है क्या कि आपने 10 NaCl उसके अंदर मिक्स किए तो जितने भी आयन बनेंगे 10 Na प्लस और 10 Cl माइनस, क्या वो 10 Na प्लस सारे के सारे इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, या वो जितने भी क्लोराइड आयन होंगे वो सारे के सारे एनोड की तरफ मूव करेंगे? अगर आप थियोरेटिकली बात करो कि आपके ऐसा लग रहा है कि आपने 10 डाले तो हाँ ठीक है 10 Na प्लस बनेंगे, वो सारे के सारे इधर चले जाएंगे, और 10 Cl माइनस बनेंगे, सारे के सारे उस अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, तो सबकी सब वहां पर करंट फ्लो कर देंगे। बट प्रैक्टिकली जब आप बात करते हो ऐसा नहीं होता। आपने भले ही अंदर 10 NaCl डाल दिए, बट सारे जितने भी आयंस वहां बनेंगे, जैसे कि 10 Na प्लस बन रहे हैं तो 10 Na प्लस जरूरी नहीं है इस अपोजिट इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ मूव करे। ऐसा हो सकता है उस 10 में से 6 या 7 Na प्लस आयन ही ऐसे हो जो इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर पा रहे हैं, बाकी के कुछ 3 या 4 आयन ऐसे होंगे जो मूव नहीं कर पा रहे। मूव करने में उनको कुछ दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है उस पर भी बात करेंगे। कम से कम आपको यहाँ इतना तो पता चला कि एक नॉर्मल कंसंट्रेशन की जब आप बात करते हो तो आपने 10 NaCl डाले और आपको लगता है कि सारे के सारे मूव कर जाएंगे, तो वो सारे के सारे करंट को फ्लो करेंगे। अगर सभी करंट को फ्लो करने लग जाएंगे तो क्या ये चीज कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि
10 के बाद आप 20 लोगे तो वो 20 आयन बनेंगे, वो 20 आयन इधर जाएंगे और दूसरे 20 आयन इधर जाएंगे, तो वो सब के सब फिर करंट फ्लो करेंगे, तो वापस K की वैल्यू और इंक्रीज होगी। ऐसे करके 20 की जगह जब आप 30 NaCl करोगे, 40 करोगे, 50 करोगे, तो सारे आयन्स अगर थ्योरेटिकली देखो तो चले जाएंगे, तो आपके K की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट ऐसा नहीं होता। अगर प्रैक्टिकली आप बात करो, थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली आपने 10 NaCl को अंदर डाला, आपने देखा कुछ 6 या 7 Na+ आयन इधर चले गए, कुछ 6 या 7 क्लोराइड आयन उधर चले गए, पर कुछ 3 या 4 Na+ और Cl- ऐसे आयन्स बच रहे हैं जो कि डिसोसिएट हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है, करंट फ्लो होने के लिए उनका आयनाइजेशन होना चाहिए, तभी तो वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। बट यहाँ पर होता है क्या एक्चुअली कि जितने आप डालते हो ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे डिसोसिएट हो जाए। कुछ आयंस ऐसे होते हैं, कुछ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से डिसोसिएट ही नहीं हो पाते। यानी आपको पता है एक कैटायन और एक एनायन के बीच में आपको पता है इंटर आयनिक प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगना है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अलग ही नहीं हो पाते। अगर वो अलग नहीं होंगे तो इस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कैसे करेंगे। तो आपको यहां पता होना चाहिए एक्चुअल में से 10 डाले, पर 10 में से एक्चुअली कितने आयन ऐसे हैं जो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हुए आपके करंट को फ्लो कर रहे हैं। तो जो आयन एक्चुअल में करंट को फ्लो करेंगे उन आयंस को आप बोलोगे एक्टिव आयंस, जो एक्चुअल में अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हुए आपके करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो उन्हें आप कहोगे एक्टिव आयन। और जितने भी एक्टिव आयंस जो करंट को फ्लो कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन को आप क्या बोलोगे, यहां पर इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी कि एक्टिविटी की बात करोगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली आप देखते हो, जो वास्तव में करंट को कैरी कर रहे हैं, उन आयंस को एक्टिव आयंस, और उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वही इफेक्टिव कंसंट्रेशन या एक्टिविटी होगी। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को ये आप थियोरेटिकली लिख सकते हो सी की फॉर्म में, बट जब आपको ऐसा दिखाना हो कि एक्चुअल में कि हाँ भाई के की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी वो एक आइडियल कांस्टेंट है, तो इस कंसंट्रेशन को आपको सी की फॉर्म में नहीं, इस कंसंट्रेशन को आपको एक्टिविटी की फॉर्म में दिखाना होगा, इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी उसको आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हो। इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ A+, प्रोडक्ट के लिए डॉट, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ AB। तो यहां पर आपको ध्यान इसी का रखना है। C का मतलब जो आपके कंसंट्रेशन है वो थियोरेटिकली है, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आप यहां पर एक्टिविटी की बात करोगे, इफेक्टिव कंसंट्रेशन की। ओके, तो इस तरीके से आपको एक्टिविटी का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी चीज और है यहाँ पर, आपके एक्टिविटी कोफिशिएंट की अगर बात करें तो एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर जो एक्टिविटी कोफिशिएंट की जो टर्म है उसको आप A = F/C की फॉर्म में दिखा सकते हो। फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वो उसको आप इस टर्म से, इस फॉर्मूले से दिखा सकते हो। इस फॉर्मूले में आपको पता चल रहा होगा ये जो A है यहाँ पर, है ना, A जो है यहाँ पर वो आपकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी कि जो एक्टिविटी है वो है, C आपके सिंपल सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो है, और ये जो F है वही आपका यहाँ पर एक्टिविटी कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो यहां से अगर आपको F की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप सिंपली क्या करोगे, A/C कर दोगे, C को A के नीचे ट्रांसफर कर दो, तो आप डेफिनेशन बना सकते हो F की कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है या एक्टिविटी है वो, और उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C का जो रेशो है वही आपके क्या कहलाता है यहाँ पर एक्टिविटी कोफिशिएंट। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बहुत सिंपल, केवल आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करनी होती है। आपको एक्टिविटी दी जाएगी यानी इफेक्टिव कंसंट्रेशन दी जाएगी, और उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो भी आपको गिवन होगी। कंसंट्रेशन आपको मोलरिटी की फॉर्म में गिवन हो सकती है, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या फॉर्मेलिटी किसी भी फॉर्म में गिवन हो सकती है, बट आपको केवल उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। ठीक है, अब एक लास्ट नोट, खास बात क्या ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर नोट में, कि ये जो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट है जिसको आप A/C से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये जो C है यहाँ पर उस सॉल्यूशन की क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है। अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको किस में गिवन हो,
मोलेलिटी में करना कुछ नहीं है आपको, केवल आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन और वो जो कंसंट्रेशन है चाहे मोलरिटी हो रखना ही है इस फॉर्मूले में और केवल कैलकुलेट करना, बट केवल एक रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा। अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C जो है आपको इस मोलरिटी की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, स्मॉल m, ध्यान रखना आपको मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे और मोलरिटी को कैपिटल M से। अगर आपको मोलरिटी गिवन है तो आपको केवल इतना सा काम करना होगा, ये जो आपका कोफिशिएंट है एक्टिविटी कोफिशिएंट उसको आप F से रिप्रेजेंट न करते हुए किससे रिप्रेजेंट करोगे, गामा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। गामा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, A/C, ठीक है। और C भी आपको ध्यान रखना ये किसकी फॉर्म में है, मोलरिटी स्मॉल m, ठीक है। केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है, बाकी फॉर्मूले में आपको केवल डिवाइड लगाना और कैलकुलेट करना है, इतना सा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, ये भी छोटा सा टॉपिक था, खत्म होता है। इसी के साथ आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं हम बिल्कुल न्यू टॉपिक आपके, कल इसी टाइम पर। हो सकता है कल आपकी क्लास लाइव हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप में दे दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा भी अगर लाइव हुई तो प्लीज़ वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।